हेलो गाइस, वेलकम टू बटर टेक ऑफ। आज से हम रेगुलेशंस के लेक्चर्स की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे पिछली बार हमने पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि जल्द से जल्द हम ट्राई करेंगे कि पूरा जो ग्राउंड क्लासेस है वो हम यूट्यूब के माध्यम से आपको समझाएं और फ्री में एजुकेशन दे आप सबको। ठीक है, तो दूसरी बात इसमें आप 70 प्लस ये कर सकते हो, 70 प्लस अचीव कर सकते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में। क्योंकि देखो आपकी इच्छा होती है हर बंदे की कि मुझे 80 आ जाए या फिर 99 आ जाए या फिर 90 आ जाए। तो हमने इसमें जो इम्पोर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जो आर के बाली नाम की किताब तो आप सबको पता ही होगा। ठीक है, तो आर के बाली के अप्रोक्स वो 1100 के आसपास कुछ करीब पेजेस है। तो ये सारा पढ़ोगे आप तो आप कहीं पे 80-90 तक पहुंच सकते हो। ठीक है, लेकिन इसमें से जो इम्पोर्टेंट जो डीजी से बार बार पूछता है, क्योंकि देखो ना क्वेश्चंस भी कैसे बनाते हैं, कोई अथॉरिटी ऐसे फ्री थोड़ी बैठी कि बार बार ये एक ही क्वेश्चन 2-3 टाइप के क्वेश्चन पेपर हो गए उसको ही ऐसे शफल करके वो पूछते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इजी टॉपिक होता है, रेगुलेशंस इज नॉट बिग डील, लेकिन लिटिल बिट थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए बहुत सारे बच्चों का होता नहीं फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो अभी देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। इसमें हम मिलेंगे टोटल 15 चैप्टर्स है हमने जो बनाए हैं। हमारा हमने आर के बाली से थोड़ा समराइज करके इसको चैप्टर्स हम हमारे खुद के समराइज करके, जो चैप्टर्स बहुत वास्ट है जिसमें बहुत सारा एक्स्ट्रा डाटा दिया गया है, उसको हमने रिड्यूस करके जितना कम से कम और इम्पोर्टेंट है वो निकाल के आपको 70 प्लस अचीव करवाने में हेल्प करे। वैसे 15 चैप्टर्स हमने बना लिए। ठीक है, इस 15 चैप्टर्स के 15 लेक्चर हमारे चैनल पे आ जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात हो गई कि प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस, तो हम क्वेश्चन भी प्रोवाइड करेंगे आपको। ये 1500 क्वेश्चन होंगे अप्रॉक्स, ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं आई थिंक, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ आप ये लेक्चर्स, ठीक है, प्लस ये जो मैं बोल रहा हूँ आपको 1500 क्वेश्चंस, ये आपने अगर एक बार कर लिए तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पूरा का पूरा ये 15 लेक्चर्स एंड ये 15 क्वेश्चन, तो फर्स्ट लेक्चर में आप 70 प्लस आप पास कर लोगे। दूसरी हो गई ये क्विक रिवीजन नोट्स, हम 2-3 दिन पहले या फिर एग्जाम में कुछ बच्चे होते हैं ना जैसे कि पन्नों वाले नोट्स लेके बैठ जाते हैं। अभी 2 घंटे में एग्जाम है, सेंटर पे जाके देखते हैं बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं वगैरह, ऐसे हम आपको रेडीमेड बनाए हुए नोट्स देंगे हमारे, वो शॉर्ट रिवीजन नोट्स होंगे। दूसरा होगा मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन, डीजीसीए बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट करते हैं, कुछ 3 से 4 ऐसे क्वेश्चन है कि ये 100% आने ही आने, इसका क्या बोलते हैं, इसको शफल करके वो पूछता ही पूछता है। तो लेट्स बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या है। और ये जो है हमने चैप्टर्स बनाए हुए हैं जिसमें हमें पढ़ना है इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। ठीक है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स का होता है कि इंटरनेशनली जो आईका हुए, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे इसमें बहुत सारे कबॉटेज करके एक होता है, और मॉन्ट्रियल हैंग कन्वेंशंस और रोम कन्वेंशन, जैसे एनेक्चर्स वगैरह लॉट ऑफ आता है इसमें। उसके बाद दूसरा चैप्टर है जो वीडियो आने वाली है अभी, उसकी स्लाइड पे काम चल रहा है टीम का। तो दूसरा वीडियो है ये एयरक्राफ्ट नेशनलिटी एंड रजिस्ट्रेशन मार्किंग। ठीक है, एयरक्राफ्ट की नेशनलिटी इंडियन एयरक्राफ्ट है या फिर बाहर यूएस में रजिस्टर्ड है तो उसका रजिस्ट्रेशन का मार्किंग होता है। हमारी गाड़ी में जैसे आगे पीछे नंबर प्लेट होती है ना, वैसे ही एयरक्राफ्ट में भी कुछ रजिस्ट्रेशन मार्किंग होती है कि हम उसको आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ एयर। रूल्स ऑफ एयर अगर मान लो 2 एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, ठीक है, वो हेड ऑन आ रहे हैं, सामने सामने आ रहे हैं, तो इसमें कुछ तो रूल्स होगा ना कि दोनों एयरक्राफ्ट का कहीं तो टर्न करेंगे ना। तो इसमें एक रूल होता है कि दोनों एयरक्राफ्ट होंगे वो राइट में टर्न करेंगे। ठीक है, अगर हेड ऑन आ गए तो, क्योंकि राइट में ये एयरक्राफ्ट जाएगा राइट, इसका राइट हो गया, मान लो ये राइट हो गया इसका, ये इसका राइट हो गया ये, तो दोनों एयरक्राफ्ट साइड में चलेंगे। ऐसे बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस है। अगर मान लो कि 2 एयरक्राफ्ट सेम ऑल्टीट्यूड पे है तो ऑल्टीट्यूड में कितना डिफरेंस होना चाहिए, उसके बाद लैंडिंग करने में कितना टाइम लगाना चाहिए, ये सारे एयर के रूल्स है, ये हम इसमें पढ़ेंगे। दूसरा हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ एयर, एयर स्पेस। एयर स्पेस का क्लासिफिकेशन है, मान लो यहाँ पे ABC टाइप के कुछ एयर स्पेस होते हैं। जैसे इंडिया में या फिर US की बात करें तो इसमें बहुत सारे एयर स्पेस ऐसे डाइवर्स करके हैं।
तो हर एयर स्पेस के अपने अपने रूल्स हैं, जिसमें IFR होता है, VFR होता है, मतलब विजुअल फ्लाइंग रूल होता है, इसके बाद इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग रूल होता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें वो देखेंगे। दूसरा हो गया अपना ये सेपरेशन बिटवीन एयरक्राफ्ट्स, मतलब जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि ये कितना सेपरेशन रखना है, ये सेपरेशन एयरक्राफ्ट, और ये रूल्स एयरक्राफ्ट के मतलब 1934 में कुछ एक्ट आया था, उसके बहुत सारे रूल्स है वो देखेंगे। ऑपरेशनल प्रोसीजर, मतलब ऑपरेशन कैसे होता है, लाइक पहले ग्राउंड टीम होती है, ग्राउंड टीम हमें रनवे तक पहुंचाती है, रनवे से हमें टावर से क्लियरेंस लेना पड़ता है, मतलब अप्रोच से क्लियरेंस लेना पड़ता है, फिर उसके बाद फ्लाइट ऊपर जाती है, तो यहाँ पे होता है टावर, तो यहाँ पे हमें बताया जाता है कि यहाँ से दुबई जाएंगे या फिर दिल्ली जाएंगे, ऐसे वगैरह। ठीक है, दूसरा होता है ये एयरक्राफ्ट रूल 1934, ये भी इसके जैसा ही एक रूल्स है, तो ये भी हम देखेंगे। एरोनॉटिकल इंफॉर्मेशन सर्विसेज, मतलब इसमें भी बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन है, इसमें ATC आ गया, ATC से क्लियरेंस है, या फिर मतलब दूसरे टेरिटरी में हम जा रहे हैं तो एयरफोर्स क्लियरेंस नंबर भी होता है, तो वो नंबर वगैरह, ऐसे बहुत सारे टर्म्स है वो भी देखेंगे। एरोड्रोम एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, एरोड्रोम में मतलब एक एयरपोर्ट होता है, तो एयरपोर्ट के ऊपर मतलब जो रनवे है, ठीक है, रनवे बना दे रहा हूँ मैं, रनवे ऐसे यहाँ पे लेफ्ट होता है, राइट होता है, किसी किसी एयरपोर्ट पे 2 रनवे होते हैं, तो दोनों में डिफरेंशिएट, मतलब इसका नाम अलग, इसका नाम अलग, इसका क्लियरेंस मिला है, वो कैसे पता चलेगा, वो है। उसके बाद विजुअल एड्स होते हैं, मतलब जो मार्किंग्स है कि या रनवे की मार्किंग्स है कि रनवे पे रात में कौन सी लाइट होगी, टैक्सी लाइट कौन सी होगी, या फिर अगर कौन सी लाइट लगे तो हमें रुकना है रात में, तो ऐसे बताएंगे नहीं ना कि भाई विक्टर टैंगो अल्फा ब्रावो चार्ली स्टॉप, तो कहीं पे भी जगह होगी ना कि नवंबर को स्टॉप करो, मतलब यहाँ पे रुको वगैरह, ऐसे ऐसे वैसे वो देखेंगे हम। फ्लाइट इंफॉर्मेशन सर्विस है, इसमें भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, ये ऑल्टीमीटर सेटिंग प्रोसीजर होगा, ये बाद में देखेंगे, इसमें मतलब टाइम जाएगा खाली फुकट का। ठीक है, उसके बाद ये कैरेज ऑफ मिनिमम फ्यूल और ऑक्सीजन, मतलब हमें कितने फीट तक ऑक्सीजन लेके जाना है, मस्ट है, कितने लोगों के लिए ऑक्सीजन चाहिए, कितने टैंक चाहिए वगैरह, ऐसे। उसके बाद होगा ह्यूमन परफॉर्मेंस, ह्यूमन परफॉर्मेंस में होगा कि अगर आप मतलब जब कभी एयरप्लेन में बैठे होंगे, जब टेक ऑफ करता है तो हमारे एयरक्राफ्ट में कुछ ऐसा पेन नहीं होता प्रेशर डिफरेंशियल की वजह से, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो ह्यूमन परफॉर्मेंस में। तो ऐसे हमने ये जो मतलब टोटल 15 है चैप्टर्स जो हमने डिज़ाइन किया है आपके लिए, तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इस कंटेंट की ज़रा भी वैल्यू लगती है तो आप सब्सक्राइब करके रखिए, मतलब अगला जो वीडियो अपलोड होगा वो आपको सबसे पहले मालूम पड़ेगा। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स पहला है, तो इसमें हमें एयर में जाने की कुछ फ्रीडम्स मिली है। ठीक है, हमें ये फ्रीडम्स याद करनी है, मतलब आप देखो, मैं आपको पहले बोला हूँ कि ये आपको पूरा समझना है तो RK बाली में जाओ। ठीक है, अगर पेपर पास करना है बस, मतलब 70+ लाना है बस, तो फिर मतलब ये वीडियो देखो, जो है वैसे का वैसा याद रखो, या फिर थोड़ा समझ लो, या कैसे भी हो ये कर लो, आपको 70+ मतलब DGCA का एग्ज़ाम पास हो जाएगा। क्योंकि देखो RK बाली का जो रूल्स और रेगुलेशन है वो बहुत वास्ट है, और हमारा एविएशन का भी बहुत वास्ट है। जब अभी तो मैं CPL के लिए पढ़ा रहा हूँ, और दूसरी बात CPL के लिए हम ऐसे भी पास कर सकते हैं, और CPL का ही प्लस मतलब ये टॉपिक हम जब ATPL करने जाएंगे तो ATPL के एग्ज़ाम में भी हमें ये रिवाइज करना है, तो बाद में जाके हमें बहुत ज़्यादा मतलब RK बाली के लेवल का नॉलेज तो आ ही जाता है। तो इसके लिए अभी मैं CPL के लिए पढ़ा रहा हूँ। जब मतलब मैं CPL कर रहा था तो मुझे भी ऐसा ही कुछ चाहिए था कंटेंट कि मैं फटफट मतलब मेरा ये पेपर निकाल लूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं वो सीधा मतलब फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन लेते हैं, तो कुछ फ्लाइंग क्लब ऐसे होते हैं कि अगर आपका मतलब पेपर्स नहीं निकालना तो आपका फ्लाइंग स्टॉप कर देंगे वो, तो वैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जल्दी से CPL ख़त्म करके हर एक बच्चे का सपना होता है एयरलाइन में जाओ वगैरह, तो ऐसे एयरलाइन में पहुंच जाना चाहिए। इसके लिए मैं बस ऐसे पढ़ा रहा हूँ आपको कि ये माइंडसेट है कि आपको सिर्फ एग्ज़ाम पास करवाना है, ठीक है, कैसे भी करके। तो फ्रीडम ऑफ एयर और टेक्निकल फ्रीडम दोनों एक ही नाम है, दोनों में से दोनों बोलो या एक ही बोलो, एक ही बात है। ठीक है, इसमें 2 फ्रीडम्स होती है, फर्स्ट होती है, एक सेकेंड फ्रीडम होती है। तो हम पहले देखेंगे फर्स्ट मतलब फ्रीडम क्या होती है। द प्रिविलेज टू फ्लाई अक्रॉस द टेरिटरी ऑफ अनदर पार्टिसिपेटिंग स्टेट विदाउट लैंडिंग। इसका मतलब होता है हम दूसरे जो स्टेट है, मतलब स्टेट का मतलब होता है कंट्री, ठीक है, मतलब इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, इसको हम एविएशन टर्म्स में बोलेंगे स्टेट, ठीक है, या फिर टेरिटरी बोलेंगे। नहीं तो कई कई पे कंट्री भी आ ही जाता है, ठीक है, लेकिन मैं क्लियरिफाई कर दे रहा हूँ आपको। ठीक है,
और ये ए है, मतलब मान लो ये इंडिया है, ठीक है, और ये हो गया पाकिस्तान, और हमें जाना है दुबई। तो हमारा वो जो फर्स्ट फ्रीडम है, तो ये हमें प्रिविलेज देता है कि हम सीधा मतलब इंडिया से निकले बिना पाकिस्तान में लैंड किए, सीधा हम दुबई जा सकते हैं, ठीक है, और दुबई में लैंड करेंगे, मज़े करेंगे बस, ठीक है। ये हमारा दैट्स इज, मतलब बहुत ही सिंपल एविएशन है, लेकिन खामखा कंफ्यूज हो जाती है, ठीक है। लेकिन सिंपल है। आप फर्स्ट फ्रीडम को याद कैसे रखोगे? इंडिया से हमें जाना है दुबई, पाकिस्तान के ऊपर से जितने मतलब पाकिस्तान लगे, अफगानिस्तान लगे, जो भी लगे, मतलब मुझे तो ज़्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि जो भी कंट्री के ऊपर से जाएंगे, या फिर किसी भी कंट्री के ऊपर से हमको डायरेक्टली फ्लाई करने का फ्रीडम मिला है, वो मतलब फर्स्ट फ्रीडम है हमारा, फ्रीडम ऑफ एयर का, ठीक है। सेकेंड फ्रीडम होता है अपना कि हम यहाँ पे मतलब टेक्निकल पर्पस के लिए हम लैंड कर सकते हैं, ठीक है। मान लो हम इंडिया से चले गए यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे मान लो कि डिकम्प्रेशन हो गया। डिकम्प्रेशन सबको पता है ना, डिकम्प्रेशन मतलब वो ऑक्सीजन मास्क वगैरह नीचे आ जाते हैं, ऐसे देखा है ना आपने। तो वैसे डिकम्प्रेशन हो गया, सांस फूल रही लोगों की, वो मतलब कुछ कुछ अंकल लोग ऐसे खींचते रहते हैं, कुछ कुछ मतलब बड़ी सिचुएशन खराब होती है, लेकिन ऐसे डिकम्प्रेशन होता है। तो हमें एज सुन एज पॉसिबल लैंड करना होता है। तो हमें यहाँ पे पाकिस्तान एयर स्पेस पे है, तो यहाँ पे हम लैंड करेंगे, उसको थोड़ा सा रिपेयर करेंगे, उसके बाद हम कंटिन्यू दुबई जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी हो गई इंडिया स्टेट ऑफ रजिस्ट्री, मतलब यहाँ पे हमारा एयरक्राफ्ट रजिस्टर, इंडिगो की फ्लाइट पकड़ लो, एयर इंडिया की पकड़ लो, या फिर आकाश एयर की पकड़ लो, कोई भी पकड़ लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम नॉन ट्रैफिक पर्पस के लिए हम स्टॉप ले सकते हैं, मतलब ये रिफ्यूलिंग के लिए भी, जैसे हमने लिखा है, देखो मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ आपको। द प्रिविलेज टू लैंड इन अदर पार्टिसिपेटिंग स्टेट फॉर नॉन ट्रैफिक पर्पस। नॉन ट्रैफिक पर्पस क्या होता है? जैसे मैंने बोला था रिफ्यूलिंग और रिपेयर, ठीक है, वैसे, बट नॉट फॉर द अपलिफ्ट एंड डिस्चार्ज ऑफ द ट्रैफिक। मतलब हम यहाँ से ट्रैफिक ले नहीं सकते, अपलिफ्ट मतलब लेना होता है, यहाँ से हम किसी बंदे को या फिर कार्गो ऐसे लोड करवा लिया, फिर यहाँ से जा रहे हैं, वैसा नहीं होता है। और पैसेंजर मेल और कार्गो एक ही बात होगी, ठीक है। तो आप सेकेंड भी फ्रीडम समझ गए होंगे आई होप। तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा मतलब वो जो पहले थी वो टेक्निकल फ्रीडम्स थी हमारी, ठीक है। अभी ये हो गई कमर्शियल फ्रीडम, मतलब यहाँ पे हम पैसेंजर्स की बात करेंगे, कहाँ से पैसेंजर्स उठा सकते हैं, कहाँ से नहीं उठा सकते, या फिर कहाँ पे कार्गो ड्रॉप कर सकते हैं। हमारा स्टेट ऑफ रजिस्ट्री मतलब इंडिया ही रहेगा, हम यहाँ पे इंडियन एयरक्राफ्ट की बात करें, ठीक है। तो हमारा मतलब मान लो एयर इंडिया है, ठीक है, एयर इंडिया है, इसका 777 है। तो एयर इंडिया का जो 777 है, इसमें थर्ड फ्रीडम है, आपको पहले पढ़ के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। द प्रिविलेज टू पुट डाउन इन अनदर स्टेट, फॉर एग्जाम्पल यूके, ठीक है, यूके में पैसेंजर्स मेल एंड कार्गो, मतलब यूके में पैसेंजर मेल एंड कार्गो हम वहाँ पे उनको छोड़ सकते हैं लोगों को, ठीक है, ऑन इन द स्टेट ऑफ द रजिस्ट्री, एग्जाम्पल इंडिया। मतलब देखो इंडिया से टेक ऑफ किया, मतलब देखो बॉम्बे से आए दिल्ली, इंडिया में से इंडिया में हम किसी को भी मतलब पैसेंजर्स को उठाए, उनका कार्गो लगेज होगा, लगेज को उठाए यहाँ पे, ये इसको डिलीवर कर दिया, मतलब यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, डिबोर्ड कर दिया लोगों को। तो ये फ्रीडम देता है हमें, कौन सा वाला? थर्ड फ्रीडम देता है। और दूसरे कंट्री पे भी हम जा सकते हैं, मतलब यहाँ से मान लो दुबई चले गए, दुबई में पैसेंजर छोड़ दिए, ठीक है, इसके आगे क्या, आगे जो यहाँ से रिटर्न भी तो आना पड़ेगा। रिटर्न तो मतलब एयरलाइन तो एम्प्टी फ्लाइट तो रिटर्न बुलाएगी नहीं, क्योंकि फ्यूल इतना महंगा है, जेट फ्यूल आपको पता ही होगा, सीपीएल के चार्जेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए, मतलब 2026 में, आजकल के दिनों में तो अप्रॉक्स 60 लाख पकड़ के चलो, मोर देन 60 लाख है बहुत सारे फ्लाइंग क्लब्स की फ़ी। अच्छा फ्लाइंग क्लब देखने जाए तो वो 55-60 के बीच में है अभी, ठीक है। तो जेट फ्यूल इतना बढ़ गया है, तो फिर एयरलाइन के लिए भी तो महंगा ही है, तो वो एम्प्टी फ्लाइट थोड़ी बुलाएगी। इसके लिए हमें नेक्स्ट फ्रीडम देखना पड़ेगा, जो है मतलब फोर्थ फ्रीडम। तो इसमें हमें मिलता है द प्रिविलेज टू टेक ऑन इन अनदर स्टेट यूके पैसेंजर्स मेल एंड कार्गो डिसाइड टू द स्टेट ऑफ एयरलाइन रजिस्ट्रेशन इन इंडिया। मतलब मान लो ये हम चले गए थे, यहाँ पे दुबई था ना, पहले वाला सिनेरियो लेते हैं, ये ए और बी को भूल जाओ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे है ए इंडिया, तो सॉरी भाई सॉरी, ठीक है, यहाँ पे इंडिया से हम चले गए दुबई, तो पहले हम गए थे यहाँ से पैसेंजर्स उठाए, दुबई में लैंड करवा दिए, ठीक है। तो इसके आगे क्या, तो ये फोर्थ वाला फ्रीडम बोलता है कि भाई ठीक है, तुमने यहाँ पे पैसेंजर्स छोड़ दिए, तो
तो यहाँ से इनको मतलब मेल और कार्गो पैसेंजर्स को हम वापस इंडिया ले जा सकते हैं, मतलब स्टेट ऑफ रजिस्ट्री। ये इंडिया हो सकता है, इंडिया वाले इंडिया को ले जाएंगे। मतलब मान लो यहाँ दुबई में कोई एयरक्राफ्ट, एमिरेट्स का एग्जांपल ले लो, एमिरेट्स इंडिया में आके पैसेंजर्स को छोड़ सकता है, यहाँ से नए पैसेंजर उठा के फिर वापस जा सकता है। ये कहाँ पे आ गया हमारा फोर्थ फ्रीडम में, ठीक है। तो इसमें से क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि मतलब फर्स्ट और सेकंड फ्रीडम से ज़्यादा पूछते हैं, ये पूछते हैं, ये तो पूछते भी नहीं, लेकिन थोड़ा याद रखो कि क्या पता किस्मत खराब है, पूछ लिया, कुछ कह नहीं सकते। तो हमारा फिफ्थ फ्रीडम है कि द प्रिविलेज फॉर द एयरलाइन रजिस्ट्रेशन इन वन स्टेट। मतलब मान लो कि इंडिया में एक एयरक्राफ्ट रजिस्टर है एंड en route to or from state to take on passengers, mail and cargo on the second state you can put them down and the third state। मतलब मान लो देखो यहाँ पे ये इंडिया है, यहाँ पे हमने बोला था पाकिस्तान की बात की थी, यहाँ पे दुबई की बात की थी, ठीक है। क्योंकि आप सबको तो ये पता ही होगा, इंडिया से दुबई जाते तो पाकिस्तान एयर स्पेस के ऊपर से ही जाते हैं। वो बात अलग है, अभी कुछ वॉर के सिचुएशन चल रहे थे तो हम उनका एयर स्पेस में बिना जाए मतलब साइड से जाते थे, लेकिन ये आता है तो हम एक एग्जांपल कंसिडर करके चल रहे हैं कि इसके पाकिस्तान के ऊपर से हमें दुबई जा सकता है, ठीक है। तो ये रजिस्टर है, एयर इंडिया का प्लेन है, ठीक है। एयर इंडिया का प्लेन सीधा जाता है पाकिस्तान जाता है, मतलब यहाँ से फ्लाइट है इंडिया टू पाकिस्तान। तो यहाँ पे इसको पता चलता है कि मतलब यहाँ पे पैसेंजर्स है, तो पहले क्या होता था कि यहाँ के पैसेंजर्स यहाँ पे ला सकते हो, मतलब इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया। तो अभी ये जो फिफ्थ वाला फ्रीडम, तो ये हमें एक प्रिविलेज क्या देता है कि हम यहाँ से मतलब बिना हमारे स्टेट ऑफ रजिस्ट्री में जाए हुए यहाँ से भी पैसेंजर्स उठा के सीधा दुबई जा सकते हैं। मतलब मान लो किसी पैसेंजर्स ने कनेक्टिंग फ्लाइट लिया, लाइक दुबई जाना है इसको, तो एयरलाइन क्या करेगी कि इसको यहाँ से इंडिया से लेके पाकिस्तान ले जाएगी, यहाँ पे कुछ हॉल्ट होगा, या पाकिस्तान के भी लोग बैठेंगे, दोनों को मतलब दुबई छोड़ देगी, ठीक है। ये हमें कौन सा फ्रीडम प्रोवाइड करता है, फिफ्थ वाला फ्रीडम है, ठीक है, याद रखना इसको। इसके बाद नेक्स्ट फ्रीडम देखते हैं, ये हो गया मतलब मॉडर्न फ्रीडम, अभी के टाइम का फ्रीडम। मॉडर्न का ऐसा मतलब नहीं होता है, लेकिन मॉडर्न फ्रीडम इसको ऐसे भी बोला होगा आई थिंक कि ज़्यादा एविएशन ग्रो करने लगा, पहले तो कम फ्लाइट होती थी तो तभी ये इम्प्लांट किया होगा, तो इसलिए इसको मॉडर्न नाम रख दिया। तो इसको मैं आपको एक बार पढ़ दे रहा हूँ। Due to airline operation on a global procedure of the growth in a transport and the evolution of the airline operation operating on global basis, future commercial freedom have involved। मतलब आगे वाली ये फ्रीडम है, जैसे जैसे एविएशन बिल्डअप हुआ, मतलब जैसे जैसे एविएशन में क्या बोलते हैं उसको, डेवलपमेंट आई है, ज़्यादा एयरक्राफ्ट हो गए, वैसे वैसे अभी उसके फ्रीडम भी बढ़ाने पड़ेगी, क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ गया ऊपर तो कंजस्टेड हो जाएगा ना सारा। एक ही रोड पे सारे मतलब मान लो कि ये एक रोड है, ठीक है, एक ही रोड पे सारे लोग चले जाए, यहाँ पे सारी गाड़ियाँ है तो जाम नहीं लग जाएगा। इसके लिए ये कुछ और फ्रीडम बनानी पड़ेगी, कुछ और रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे कि यहाँ पे हमें सिग्नल बिठाना पड़ेगा, रेड हुआ तो ये लोग रुक जाएंगे, तो फिर ये जाएंगे, ऐसे ऐसे वैसे मतलब देखते हैं। ये खाली एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। अभी ये देखो सिक्स्थ फ्रीडम क्या है, मैं पढ़ के दिखा दे रहा हूँ आपको, पहले फिर समझा देता हूँ, ठीक है। The privilege for the airline registration in one participating state to take a passenger, mail and cargo in a second state, transport them via a state of registration and put them down in the third participating state, ठीक है, समझ लो। उसके बाद होता है सेवेंथ फ्रीडम। सेवेंथ फ्रीडम में क्या होता है कि मैं आपको पढ़ दे रहा हूँ पहले, फिर उसके बाद समझा दे रहा हूँ। ये आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नहीं तो फिर बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ जाते हैं कि भाई तू पहले बोल देता है ऐसे वगैरह, ठीक है। The privilege for an airline registration in one participating state to take a passengers, mail and cargo in a second participating state and put them down in any other participating state without the journey origin stop and terminating in the state of the registration। मतलब मान लो इंडिया का एयरक्राफ्ट है तो ये चला गया पाकिस्तान, ये है दुबई, ठीक है। इंडिया का एयरक्राफ्ट है, रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हुआ है, लेकिन ऐसे नहीं बोल सकते ये पाकिस्तान वाले की साला तू तो इंडिया में रजिस्टर्ड है तो तेरे जो प्लेन है तो वो तू इंडिया से ऑपरेट कर। ये जो सेवेंथ फ्रीडम है ये हमें यही प्रोवाइड करवाता है कि हम सीधा पाकिस्तान से पैसेंजर लेके दुबई पहुंचा सकते हैं विदाउट हमारे मतलब स्टेट ऑफ ओरिजिन, मतलब स्टेट ऑफ रजिस्ट्री के बिना, ठीक है, बिना इंडिया से। बाकी मान लो ऐसे ही मतलब एक एग्जांपल पकड़ लो, यहाँ से सीधा दुबई की फ़्लाइट है, ठीक है, और दुबई में से पहले के रूल के हिसाब से क्या होता था कि हमें दुबई में से रिटर्न आना पड़ेगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टेट ऑफ रजिस्ट्री आती थी, ठीक है। तो अभी इस वाले फ्रीडम में क्या है, हम यहाँ से चले गए सीधा दुबई,
दुबई से चले गए हम सीधा लॉस एंजलिस, यहाँ के पैसेंजर लॉस एंजलिस पहुंच गए इधर, ठीक है। तो ऐसे ही सेवन फ्रीडम, आप इसको नोट कर सकते हैं या फिर देख सकते हो, इसको याद कर लेना। जैसे शॉर्ट नोट्स में तो हमने और आसान भाषा में वहाँ पे लिखा ही है, आप बस टाइम टू टाइम लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो करते रहो, आपको हर चीज़ें प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और बेल आइकन को भी ऑन रखना, मतलब जैसे ही हमारा नेक्स्ट लेक्चर आता है तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो ये हो गई फ्रीडम की बात, 8 फ्रीडम तो हो गए। इसके बाद होता है इंटरनेशनल कन्वेंशंस, मतलब देखो बहुत सारे एयरक्राफ्ट हो गए एयर में, तो इतने सारे एयरक्राफ्ट है, बहुत सारी कंट्रीज है, तो कैसे तो मैनेज करना पड़ेगा ना। तो मैं जो बता नहीं रहा था आपको कि हम मतलब देखेंगे कि आईकाओ कैसे बना है, ओके। तो ये ऐसे सारे लोग बैठ के मतलब देखते हैं कि क्या सही है क्या है, रेगुलेशंस वगैरह बनाते हैं। तो देखते हैं आगे। फर्स्ट है कन्वेंशन ऑफ द इंटरनेशनल सिविल एविएशन, शिकागो कन्वेंशन, ये 1944। आपको याद क्या रखना है इसके लिए, इसमें एग्जाम के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें 1944 मतलब ये जो डेट है, तो ये डेट याद रखनी है आपको, ठीक है। क्या हो रहा है, एक मिनट यार, यहाँ से पेन से लिख करना पड़ेगा, पेन, हाँ ओके, गेट बैक टू द पॉइंट। यहाँ पे 1944 मतलब वो पूछेगा कि कौन से कन्वेंशन में आईकाओ एस्टैब्लिश हुआ था। तो वहाँ पे ऑप्शन हो गए कि शिकागो, शिकागो आपको तो याद ही हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे होगा शिकागो कन्वेंशन 1972, 1974। तो इसके लिए हमें 1944 ये पूरा मतलब याद कर लो, मगअप कर लो या कुछ भी कर लो आप, ठीक है। लेकिन ये याद हो जाना चाहिए बस, ये कैरेनी मिनाटी वाली लाइन हो गई। इंटरनेशनल सिविल एविएशन कॉन्फ्रेंस इसको बोलते हैं, शिकागो यूएस में हुई थी ये। 1 नवंबर से मतलब 7 दिसंबर तक चली थी। आपको सिर्फ ये याद रखना है, आप ये सारा पढ़ भी सकते हैं, लेकिन मैं जो मोटा मोटा आपको मैंने जैसे बताया कि बस 70 आने चाहिए, तो ये होगा। तो शिकागो कन्वेंशन 1944 में क्या हुआ था कि शिकागो कन्वेंशन में बहुत सारी कंट्रीज आई, उन्होंने साइन किया, उसके बना आईकाओ, ठीक है। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कितने 52 कंट्रीज इन्वॉल्व है, ठीक है। मतलब ये आईकाओ के इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स है वो 52 कंट्रीज मानती है, बाकी सारी को तो पता नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं, आप ये गो थ्रू कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है, और नहीं भी पढ़ सकते, मैंने जो बताया वही इंपॉर्टेंट है इसमें बस। और ये मतलब आईकाओ में अभी के लिए कितने मेंबर ऑफ स्टेट है, तब तो 52 थे, अभी बढ़ के हो गए 193 मेंबर्स हैं स्टेट वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद और कुछ और नहीं, अभी तो ये सब ऐसे इंफॉर्मेशन दिया एडिटर ने। ये लोग थे, इन्होंने साइन किया था सबसे पहला वाला, मतलब 1944 वाला आईकाओ का जो कन्वेंशन है वो। जैसे डिप्लोमेट्स भी बोल सकते हो, जैसे आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगला कन्वेंशन है हमारा टोक्यो कन्वेंशन। टोक्यो कन्वेंशन मतलब ये टोक्यो जगह वगैरह ऐसे है ना, तो ये नाम याद रख लेना कि टोक्यो कन्वेंशन में क्या हुआ था या टोक्यो कन्वेंशन में क्या रूल बनाया था। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि ऑन बोर्ड डैमेज कहाँ पे कौन से कन्वेंशन में आता है, ऑन बोर्ड डैमेज को लेके कौन से कन्वेंशन में डिस्कशन और रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए थे, ठीक है। वैसे तो एन इंटरनेशनल टेरिटरी कंडक्ट एट द टोक्यो कन्वेंशन 14 सितंबर 1963, ये भी डेट याद रखना हमें, मतलब डेट पूरा नहीं, बस ये ईयर याद रखना है। इट एंटर्स टू इनटू द फोर्स ऑन 1969, इसमें ये मतलब लागू किया गया था। एज ऑफ 2013 इट हैज़ बीन टू रेटिफाई 185 पार्टनर्स, ठीक है, मतलब 185 लोग हैं इसमें अभी 2013 के हिसाब से ये लास्ट रिपोर्ट होगी। इज एप्लीकेबल फॉर द ऑफेंस अगेंस्ट अ पैनल लॉ, मतलब पैनल एक लॉ है जो ऑन बोर्ड एयरक्राफ्ट पे कुछ डैमेज होता है वगैरह, मतलब कोई पैसेंजर्स होते हैं वो पैनिक क्रिएट कर देते हैं कि मेरे पास बॉम्ब है वगैरह, ऐसे बॉम्ब थ्रेट दे देते हैं कि मैं ये फ्लाइट उड़ा दूंगा या फिर ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें टोक्यो कन्वेंशन में हुई। इज एप्लीकेबल फॉर द ऑफेंस अगेंस्ट अ पैनल लॉ एंड टू एक्ट टू the safety of the person or the property on board civil aircraft while in a flight and enacted to the international air navigation, मतलब इंटरनेशनल एयर नेविगेशन या फिर किसी चीज़ को डैमेज, मतलब इमरजेंसी गेट एग्जिट खोल दी वगैरह, ऐसे ये सब चीज़ें आती टोक्यो कन्वेंशन में। ऑन बोर्ड कुछ भी डैमेज हो, ठीक है, ये आप ध्यान रखें, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ऑन बोर्ड कोई भी डैमेज हो, मतलब ऑन बोर्ड डैमेज के लिए कौन मतलब ये है रिस्पॉन्सिबल,
ऐसे बोल सकते हैं। टोक्यो कन्वेंशन में ऑन बोर्ड सारा डैमेज, ऑन बोर्ड जो भी डैमेज होगा वो सारा टोक्यो कन्वेंशन में है, ठीक है। तो यहाँ पे एक हेज कन्वेंशन करके, ठीक है, एक हेज कन्वेंशन है। क्या हो रहा है यार आज? तो एक हेज कन्वेंशन करके एक है, रिगार्डिंग टू द हाईजैकिंग ऑफ द एयरक्राफ्ट कॉलिंग इट टू बी टू एक्सटेंडेड to the offense among the members of countries. It is stated to the obtain whether or not it is the state of the registration to take such a measure as when necessary to the establish and direction over the offense in case where to the offer in the in सॉरी गाइस, थोड़ा माइक का इशू हो गया था। कहा था कहते हैं इट टेरिटरी एंड इट डज नॉट एक्सीड हिम, ठीक है। मतलब यहाँ पे हाईजैकिंग की रिलेटेड जो लॉज है, मतलब ऑन बोर्ड कुछ हाईजैक हो जाता है, मान लो इंडिया का प्लेन है, पाकिस्तान एयर स्पेस के ऊपर हाईजैक वगैरह हो जाता है वैसे, तो ये सब आएगा हेंज कन्वेंशन, मतलब हेग कन्वेंशन में आएगा, ठीक है, जैसे भी प्रोनाउंस करते हो गया। देखिए गाइस, ये पार्ट सेकंड है, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वो पार्ट फर्स्ट हो गया, ये 2 पार्ट्स में वीडियो डिवाइडेड हो गई अभी। तो अभी हम पहुंचे थे मॉन्ट्रियल कन्वेंशन तक। मॉन्ट्रियल कन्वेंशन मतलब 1971 में ऐसा होने लगा अभी कि कुछ मतलब लाइक इंडियन एयरलाइंस है, ठीक है, ये चले गए दुबई में ऑपरेट करने के लिए। दुबई में इनको कुछ अच्छा नहीं लगा, इन्होंने मतलब अनलॉफुल, क्या बोलते हैं इसको, हाईजैकिंग होती है ना, उसके अलावा भी कुछ अनलॉफुल होता है कि जिससे मतलब एयरक्राफ्ट जानबूझ के रोक रखिए, या फिर मतलब कुछ एयरक्राफ्ट को डैमेज दे दिया, या फिर मतलब ऑन बोर्ड वायलेशन हो गया, या कुछ दिक्कत कर दी कि एयरक्राफ्ट यहीं पे, मतलब ये देखो यहाँ पे लिखा है कि द कन्वेंशन ऑफ एंड टू द सुपरविजन फॉर unlawful act against the safety of civil aviation. It makes and the offense attempt any of the unlawful act as specified or to be an accomplished to such act. It is mainly concerned with act other than those पार्टिंग टू द अनलॉफुल सीजनिंग, मतलब अनलॉफुल क्या बोलते हैं इसको, बिना मतलब रूल्स के ऐसे कुछ एयरक्राफ्ट को सीज़ कर लेना, या फिर कुछ दिक्कत की वजह से ये कर देना, मतलब एयरक्राफ्ट को वहाँ पे ही सीज़ कर देना यार, ऐसे कुछ भी आप समझ लो। अभी ऐसा मॉन्ट्रियल कन्वेंशन है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि मॉन्ट्रियल कन्वेंशन अनलॉफुल सीजनिंग, मतलब ये वर्ड याद रखना, अनलॉफुल सीजनिंग, ठीक है। तो यही एग्ज़ाम के क्वेश्चन में आएगा, सीधा यही ऑप्शन भी होगा, और ये ईयर भी याद रखना, क्योंकि मॉन्ट्रियल कन्वेंशन 1999 ये भी उसके बाद साइन हुआ था। तो इसमें जो मतलब ये क्या बोलते हैं मॉडर्न वाला है, अभी वाला है, इसमें थोड़े से ज़्यादा रूल्स है, लेकिन हमें ये पुराने वाला एग्जाम में पूछने वाला है DGCA के, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। तो देखते हैं नेक्स्ट है वर्सोवा कन्वेंशन। वर्सोवा कन्वेंशन का मतलब होता है कि, एक मिनट, हाँ, वर्सोवा कन्वेंशन 1929 को याद रखना है। इट इज़ एन इंटरनेशनल कन्वेंशन विच इज़ अ रेगुलेटेड लाइबिलिटी फॉर इंटरनेशनल कैरियर ऑफ पैसेंजर्स लगेज और गुड्स प्रेफर्ड बाय द एयरक्राफ्ट। मतलब इस एयरक्राफ्ट पे जो भी क्या बोलते हैं, कुछ भी सामान है, या फिर कोई क्रू है, या जो भी बंदे हैं, तो वो सब का जो बोलते हैं मतलब उसमें कुछ डिफेक्ट आ गया, तो ये कन्वेंशन इसमें है कि पैसेंजर्स के बैगेज और उसके लाइबिलिटीज़, मतलब आप जब एयरलाइन में जाते हैं तो आपकी सेफ्टी की जिम्मेदारी उसकी होती है, आपके सामान की सेफ्टी की जिम्मेदारी उनकी होती है, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आती है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा होता है रोम कन्वेंशन। रोम कन्वेंशन के अंदर आता है कि अनलॉफुल इंटरफेरेंस, इट इज़ अप्लाई द डैमेज ऑफ थर्ड पार्टी विच इज़ ऑकर्स टू द, हाँ मतलब देखो, अभी USA की एक न्यूज़ है, एक एयरक्राफ्ट जा रहा है, मान लो आप एक मतलब कहानी सुनो, ठीक है, एक मिनट, हाँ, एक एयरक्राफ्ट जा रहा है, ठीक है, इसका ऑल्टीट्यूड है 30,000 फीट, ओके। तो इसके ऊपर से मतलब यहाँ पे जो क्या बोलता है, यहाँ पे धरती पे मान लो ऊपर से एक टायर आके गिरा यहाँ पे इस हाउस पे, मतलब ये थर्ड पार्टी हो गई ना, फर्स्ट पार्टी आप हो और दूसरी पार्टी मतलब सॉरी वो छोड़ो, लेकिन यहाँ से एक कुछ भी चीज़ आई या फिर लगेज आ गया, इधर आया, इसके घर के ऊपर गया, तो 30,000 फीट से इतना जल्दी से वो नीचे आएगा, मतलब उसका स्पीड क्या हुआ सोचो ज़रा, और कितने हद तक डैमेज पहुँच सकता है। तो ये सारी डैमेज की चीज़ों को मतलब इसको क्या बोलते हैं, इसका भरपाई कौन करेगा, मतलब
इनको पैसा या जो भी रिस्पॉन्सिबल कौन होगा इसके लिए। तो ये रोम कन्वेंशन में बताया गया है कि अगर थर्ड पार्टी को कोई डैमेज हुआ, ठीक है, थर्ड पार्टी से लिखे मैं आपको बता दे रहा हूँ मतलब पढ़ के, अप्लाइज फॉर द डैमेज टू द थर्ड पार्टी। भाई ये थर्ड पार्टी वर्ड है ना, इसको मतलब ग्रैब कर लो, आप समझ लो। थर्ड पार्टी आए जैसे रोम बोल देना, ठीक है, रोम कन्वेंशन। इसको याद ऐसे भी रख सकते हैं, रोमन नाम का एक पक्षी है, ठीक है, तो ये पंछी उड़ रहा है ऐसे, ठीक है, बहुत हाइट पे उड़ता है, तो वैसे ही आप प्लेन को उससे कंपेयर कर सकते हो। और ऊपर से कुछ चीज़ गिर गई तो ये अनलॉफुल मतलब थर्ड पार्टी का डैमेज हो गया, थर्ड पार्टी का डैमेज हो गया मतलब रोम कन्वेंशन आ गया, ठीक है। ऐसे इसके मतलब ट्रिक है, मैंने बनाया था, आप आपका बना सकते हो, ठीक है, नहीं तो इसको भी फॉलो कर सकते हो आगे, ठीक है। तो अगला देखते हैं, अगला है जेनेवा कन्वेंशन टू फैसिलिटेट टू द फाइनेंसिंग। मतलब देखो क्या होता है, एयरक्राफ्ट मतलब इंडिया में रजिस्टर है कोई एयरक्राफ्ट, ठीक है, अरे अगर मान लो इंडिया में कोई एयरक्राफ्ट रजिस्टर है, तो इंडिया से ये यूएस जा रहा है, तो इसका जो पैसे का मतलब लेना देना है या फाइनेंशियल या फिर एम्प्लॉयज़, मतलब जो ये देखो यहाँ पे टू फैसिलिटेट टू द फाइनेंसिंग फॉर द परचेस ऑफ द एयरक्राफ्ट एम्प्लॉयड, मतलब एयरक्राफ्ट के एम्प्लॉय और जो इसकी मतलब परचेस हुई है एयरक्राफ्ट की, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कन्वेंशन एंड द फॉलोइंग to the protection or to secure the credit and lend money on a security of the aircraft. The protection of third party parents dealing with the aircraft against hidden charges. It is हाँ मतलब देखो एक बात होती है, अभी फ्लाइंग क्लब में भी जाओ तो बहुत सारे फ्लाइंग क्लब में ये मतलब हिडन चार्जेस होते हैं, या फिर पैसे की लेवन देवन में मतलब कोई क्या बोलते कुछ भी पेनल्टीज लगा दिए, तो ये सभी इसमें इस कन्वेंशंस में आता है। मतलब इसके क्वेश्चंस मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रख लो कि जेनेवा कन्वेंशन में मतलब फाइनेंशियल रिलेटेड सब कुछ है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला मतलब आईकाउ के एनेक्चर्स है, ठीक है, जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो इन्होंने सारी मतलब पूरी स्ट्रक्चर वाइज इसको हमें सिविल एविएशन को रूल के हिसाब से डिवाइड करना पड़ेगा। देखो एविएशन का मतलब होता है कि सब आ गया इसमें, आपका एयर ट्रैफिक कंट्रोल आ गया, एरोड्रोम सर्विस आ गई, बहुत सारी सर्विसेज है, ठीक है, और अलग अलग एजेंसीज भी है। एक्सीडेंट हो गया तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करने वाले अलग है, मिसिंग प्लेस को खोजने वाले अलग है, उसके बाद रेस्क्यू टीम अलग है। तो ये सारी चीज़ों को एक मतलब प्रॉपर मैनर में एनेक्चर्स के हिसाब से इसको डिवाइड कर दिया गया है। आपको याद क्या रखना है, पूरा याद करना है हमें। एनेक्चर 1 क्या है, मतलब ये 1 से लेके पूरा ऐसे यहाँ पे 19 एनेक्चर्स तक ये पूरा याद करना है। आपको सीधा क्वेश्चन में पूछेगा एनेक्चर 1 डील विथ, मतलब आपको डील विथ बोला है, किससे डील करता है ये, फिर ये पर्सनल लाइसेंसिंग से डील करता है, हमें ये ऐसे याद करना है। तो पहला और सेकंड वाला याद हो जाता है। मतलब देखो रूल्स ऑफ एयर ये सेकंड वाला है, फर्स्ट वाला है पर्सनल लाइसेंसिंग, थर्ड वाला है एक मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज ऑफ इंटरनेशनल एयर रेगुलेशंस, ठीक है, फोर्थ वाला है एरोनॉटिकल चार्ट्स, मतलब 4 है ना, मराठी में 4 को 4 बोलते हैं, तो 4 से चार्ट्स को ऐसे याद कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये 5 वाला होता है, 5 वाला होता है डायमेंशंस, ऐसे याद कर सकते हो, मतलब यूनिट ऑफ द मेजरमेंट टू यूज एंड द एयरक्राफ्ट, मतलब जो एरोड्रोम के डायमेंशंस वगैरह होते हैं ये इससे डील करता है, ठीक है। अभी ये 6 है, 6 का ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट। ये कैसे याद करना है कि अभी देखो अपनी मतलब इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन कौन सी है, इंडिगो, ठीक है। तो इंडिगो के जो भी ऑपरेशंस होते हैं तो इसमें क्या आता है, ये 6C, ठीक है। तो हमें इंडिगो 6 से ऑपरेशंस, मतलब इंडिगो 6C क्या करता है, परफॉर्म ऑपरेशंस, तो ऐसे ही हम ऑपरेशन को याद कर सकते हैं। अभी 7 आ गया, तो एयरक्राफ्ट नेशनलिटी, मतलब आपने अगर फ्लाइट प्लान पढ़ा होगा अभी, तो फ्लाइट प्लान का आइटम नंबर 70 एयरक्राफ्ट नेशनलिटी एंड रजिस्ट्रेशन मार्किंग्स ऐसे होता है। उसके बाद एनेक्चर्स 8 है एयर वर्दीनेस ऑफ एयरक्राफ्ट, एनेक्चर 9 मतलब वही कुछ भी ऐसे याद कर सकते हो। मैंने तो ऐसे रखा था कि 9 के वक्त हमें कुछ फैसिलिटी चाहिए होती है, कार कैब वगैरह, 9 o'clock शाम में, वैसी बात ऐसे याद कर सकते हो आप, ठीक है। एनेक्चर 10 मतलब एरोनॉटिकल टेलीकम्युनिकेशन, ये ATC वगैरह ऐसे मतलब टेलीकम्युनिकेशन, इसमें फ्रीक्वेंसीज वगैरह होगी, ठीक है। आगे जाके हम सब डिस्क्राइब में देखेंगे। उसके बाद एनेक्चर, अभी ये सब आपको इतना पूरा का पूरा है, ये पूरा का पूरा याद करना है, ठीक है। एनेक्चर्स 11 है
एयर ट्रैफिक सर्विसेज। एनेक्चर 12 है सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस। एनेक्चर 13 है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंटल इन्वेस्टिगेशन। एनेक्चर 14 है एरोड्रोम्स। एनेक्चर 15 है एरोनॉटिकल इंफॉर्मेशन सर्विसेज। एनेक्चर 16 है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है। एनेक्चर 17, 18 एंड 19। भाई इसको थोड़ा सा ध्यान से याद करना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता भी है एंड प्लस ये याद नहीं रहते हैं। एनेक्चर 17 का मतलब होता है सिक्योरिटी। एनेक्चर 18 का मतलब होता है द सेफ ट्रांसपोर्ट ऑफ द गुड्स, मतलब गुड्स के जो भी ट्रांसपोर्ट है ये एनेक्चर 18 में आ गए। सेफ्टी मैनेजमेंट 19 में आ गया, मतलब 19 में आ गया। तो इसमें से लाइक ये फर्स्ट वाला, सेकेंड एंड ये लास्ट वाले 3-4 ऐसे कुछ पूछते हैं, ठीक है। अभी ये पढ़ देता हूँ आपके लिए। One of the major duties of the ICAO Council it is to adopt international standards and recommendation practices, ठीक है, and incorporate these annexures to be convention and international civil aviation, the 18 annexures, ठीक है। तो ये मतलब ये कुछ प्रिंट मिस्टेक हो गई यहाँ पे ना 19 होता है, ठीक है, 9 है, ये 19 annexures है, ठीक है। अभी अगला देखते हैं। आईकाओ के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे एनेक्चर्स हो गए वैसे इसके डॉक्यूमेंट्स भी है, ठीक है। ये पेन को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। हाँ, तो ये जो डॉक्यूमेंट्स होता है एनेक्चर्स, ये आपको एनेक्चर्स प्लस ये डॉक्यूमेंट प्लस एक होता है पब्लिकेशन, ठीक है, ये सब आपको याद करने हैं। तो ये एनेक्चर्स 8400, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन आएगा सीधा डायरेक्टली। डॉक्यूमेंट 8400 डील विथ, तो फिर यहाँ पे आईका ऑप्शन होगा। एनेक्चर्स 8168 डील विथ एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस आ गया, ठीक है। ये मतलब डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमने जो एग्जाम में रिपीटेडली पूछते हैं तो ये सारे के सारे आपको याद कर लेने। इसमें आरनेव मतलब रिक्वायर्ड नेविगेशन होता है, और आरनेव मतलब एरिया नेविगेशन होता है, ठीक है। RNP का मतलब होता है रिक्वायर्ड नेविगेशन, RNAV का मतलब होता है एरिया नेविगेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ये मगअप कर लेनी है, अच्छे से याद कर लेनी है। इससे सीधा क्वेश्चन आएगा सर्च एंड रेस्क्यू मेन्यू, डॉक्यूमेंट के नंबर दिए होंगे तो आपको ये नंबर्स अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि आदमी मतलब ये याद रख सकता है लेकिन ये भूल जाते हैं, नंबर्स भूल जाते हैं। नंबर्स में कंफ्यूजिंग, अभी ये देखो 733 है तो 34 कर देगा, तो आपको एक डिजिट का नंबर है तो फिर आपको मतलब ठीक से ये नहीं आएगा, ध्यान नहीं आएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। देखो आपको मैंने बोला था पब्लिकेशंस, ये 3 इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस है, ये बार बार पूछता है, ठीक है। तो ये डॉक 1868 प्रोसीजर फॉर द नेविगेशन सर्विसेज, एयरक्राफ्ट ऑपरेशन एंड द पब्लिकेशन डिस्क्राइब द ऑपरेशनल प्रिस्क्राइब रिकमेंडेड फॉर द गाइडलाइंस एंड फ्लाइट ऑपरेशनल पर्सनल, ओके, ठीक है। तो ऐसा है, आप इसको मतलब याद रख सकते हो। ये पैन ओप्स लॉ है ना, ये सीधा सीधा हमें याद कर लेने। ये दो इसमें से ये डिस्क्राइब करने के लिए, ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये पूरा पार्ट यहाँ से हम देखें तो याद रखने की चीज़ बस यही है। पैन ओप्स डॉक्यूमेंट 1860 ये किससे डील करता है, तो ये पैन ATM, ये 888 वाला आता है। एक और डॉक्यूमेंट है, हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे बाद में क्वेश्चन में, ये वाला पूछते हैं वो, ठीक है। तो ऐसे सब चीज़ें। और थैंक यू गाइस, आपने पूरा वीडियो यहाँ तक देखा। एंड अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई मतलब सजेशन देना है, या फिर आपको वॉइस में आपको लग रहा है कि वॉइस ज़्यादा अटक रही है, या फिर मेरे बोलने में थोड़ा लैग आ रहा है, या फिर जो भी हो,